चलो करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास में हमने अपनी लास्ट क्लास जो थी बात किया था, उसके अंदर हमने काफ़ी सारे डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम हाँ का जी बेनिफिट क्या है, हमने सारा पढ़ा। आगे हम शुरू करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ जी सर। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं। अकाउंटिंग के कंसेप्ट, अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं? ये होते हैं GAAP, GAAP जनरली एक्सेप्टेड जो रूल होती हैं। लिखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? इट इज जनरली एक्सेप्टेड, इट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स एंड अजम्पशन। जब हम किसी अकाउंट को, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम जो जर्नली एक्सेप्टेड, जो जर्नल रूल, जो जर्नल अजम्पशन, जो एक अकाउंटेंट क्या करता है, मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, तो वो होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, आप बताना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम जो जर्नली एक्सेप्टेड रूल्स और एजम्पशन होती हैं वो होती है हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट। क्लियर है? हमारे अलग अलग तरह की काफ़ी सारी अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, काफ़ी सारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं, अकाउंटिंग के काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। जैसे यहाँ पे ये सारे के सारे क्या बता रखे हैं, ये सारे के सारे बता रखे हैं अकाउंटिंग के कंसेप्ट। जैसे पहला, एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब बताओगे आप क्या होता है? एक्रूवल कंसेप्ट, एक्रूवल का मतलब बता सकते हो क्या होता है एक्रूवल? हाँ जी, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द एक्रूवल? अप्रूवल आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं अप्रूवल। यस, एक्रूवल का मतलब होता है ऑन ड्यू बेसिस। एक्रूवल का मतलब होता है ऑन ड्यू बेसिस। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ, ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस पे होता है। इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है, बात करते हैं। द accrual is a journal entry that is used to recognize revenue expenses that have been earned or consumed respectively। मतलब ये उन रेवेन्यू और यून एक्सपेंसेस की बात करता है जो रेवेन्यू अर्न किए जा चुके हैं, या जिन एक्सपेंसेस को खर्चा कंज्यूम्ड किए जा सकते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड अभी तक ना तो कैश आपको, अगर इनकम है तो अभी तक कैश नहीं मिला, अगर एक्सपेंसेस है तो अभी तक पे नहीं किया गया, तो वो होता है एक्रूवल। इट मींस ड्यू बेसिस। वो अभी क्या है? ड्यू है। मतलब कोई इवेंट हो चुका है लेकिन उसके रिगार्डिंग जो कैश है वो अभी तक आपको नहीं मिला, स्टिल आउटस्टैंडिंग। आपको कोई सैलरी मिलनी थी, मान लो सैलरी आपकी 5 तारीख को आ जाती है लेकिन अभी तक नहीं आई, इट मीन्स सैलरी आपकी ड्यू हो चुकी है। हर महीने रेंट पे करते हो, 1 तारीख को रेंट ड्यू हो जाता है, इट मीन्स कि अभी तक आपने रेंट पे नहीं किया बट इट इज ड्यू। इट्स कॉल्ड अक्रूवल कंसेप्ट। और अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे कि कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस जब ड्यू हो जाएगा, आप उसको, उसकी क्या करोगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करोगे। दैट्स कॉल्ड द अक्रूवल कंसेप्ट। समझ आ गई? क्लियर है? कैश, कैश कंसेप्ट में क्या होता है? कैश है कंसेप्ट सर। में क्या होता है मुझे बताओगे? एक होता है एक्रूवल कंसेप्ट, एक होता है कैश कंसेप्ट। कैश कंसेप्ट में क्या होगा कि भाई जो कैश मीन जो एक्चुअल में आपको कैश कैश हम मिला रिसीव है, कर चुके हैं। यस, भाई जो एक्चुअल में आपको कैश मिल चुका है, आपको पैसा मिल गया है, या आपने कोई खर्चा एक्चुअल में कर दिया है, उसका आपने एक्चुअल में आपके हाथ से पैसा चला गया है या आपके हाथों में पैसा आया है, उसकी एक्चुअल आप एंट्री करोगे। लेकिन एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? एक्रूवल बेसिस कहता है कि भाई बेशक आपके पास पैसा नहीं आया या पैसा आपने पे नहीं किया, बट वो इवेंट हो चुका है, तो उसे कहते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। क्लियर है पहला कंसेप्ट? है सर।
दूसरा होता है कंजर्वेटिज्म sir. कंसेप्ट। दूसरा होता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेशन का मतलब होता है भाई, कहते हैं ना कंजर्वेटिव, जो प्रैक्टिकलिटी पे बेस होता है। कई बार कहते हैं कि ये तो बहुत कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव मतलब द प्रैक्टिकलिटी, भाई जिसके होने की क्या हो, सर्टेनिटी हो। भाई जिसको लगता है कि भाई आज तुम्हारे पास कोई पैसा आएगा और आपको लग रहा है कि भाई मुझको सर्टेनिटी है, या मैं आपको लगता है कि ये खर्चा होगा, वो सर्टेनेबल है, आपको पता है कि वो खर्चा होगा। इट इज कॉल्ड, भाई जिसकी क्या है, पॉसिबिलिटी है होने की। ऐसे नहीं कि भाई आपने ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अंदर आप क्या करोगे, कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अंदर आप हाँ, तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अंदर क्या होगा, कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अंदर क्या चीज होगी, इसके अंदर होगा कि भाई जिसके होने की सर्टेनिटी हो, किसी इवेंट के होने की अगर सर्टेनिटी हो। आपको पता है कि मेरे पास पैसा आएगा, आप सर्टेन हो, इट मींस इट इज अ कंजर्वेटिव। आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को देखोगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को आप रिकॉर्ड करोगे, आप उन्हीं इनकम उन्हीं एक्सपेंसेस को दिखाओगे भाई जिनका आपको पता है कि ये खर्चा होगा या ये इनकम रिसीव होगी। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव कंसेप्ट। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट? No, sir. No, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। एक्रूवल कंसेप्ट समझ आ गया। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई जब अमाउंट ड्यू होगा आप उसकी एंट्री करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, चाहे कैश आया चाहे नहीं आया, चाहे आपने पेमेंट की या नहीं की। एक्रूवल जब हो जाएगा तब उसकी रिकॉर्डेड एंट्री होगी। कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है कि भाई जिसके अमाउंट के आने की आपको एक सर्टेनिटी है, जिस एक्सपेंसेस होने की आपको एक सर्टेनिटी है, उसी अमाउंट को आप क्या करोगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। तीसरा, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, भाई कहना चाह रहा है कि भाई एक, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो कैश मेथड फॉलो किया है, कैश मेथड फॉलो किया है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि आने वाले काफी सालों तक आप कैश मेथड को ही कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। या किसी ने एक्रूवल मेथड फॉलो किया है, तो वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है इस साल आप एक्रूवल मेथड यूज कर रहे हो, अगले साल कुछ और यूज कर रहे हो। आप एक अकाउंटिंग मेथड जो फॉलो करोगे उसको आप गो फॉरवर्ड बेसिस पे रखोगे। इट मींस आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेम मेथड से काफी नंबर ऑफ ईयर्स तक उसको सेम मेथड तक फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। अगर इस साल आपने अप्रूवल मेथड फॉलो किया है तो आने वाले बाकी सालों में भी आप अप्रूवल मेथड ही फॉलो करोगे। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। पहले तीन कंसेप्ट का समझ आ गया? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। खुश हो तुम लोग? नो सर। खुश हो या नहीं हो? यस सर। एंजॉय कर रहे हो काफी लाइफ? यस सर। हाँ, जी सर। चलो बहुत अच्छे से एंजॉय करो यार अपनी लाइफ। ऐसे टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होता। अब सौरभ को देख लो कितनी एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, डेली घूमता है, इधर उधर जाता है, एंजॉय कर रहा है लाइफ अपनी। कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी फॉरेन, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, और साथ में सीएस भी कर रहा है। तो एंजॉय करो अपनी लाइफ, है ना भाई सौरभ? सही बात नहीं है? एंजॉय कर रहा है ना लाइफ? देख रहे हो?
अभी भी लड़का बाहर है हमारा, इट मीन्स कि वो एंजॉय कर रहा है लाइफ, बाहर कहीं बाहर घूम रहा है। चलो करें शुरू, आगे करें। जी सर। हाँ, तीसरा कंसेप्ट है हमारा, चौथा कंसेप्ट इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट। इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है? इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि भाई मान लो सिमरन ने कोई बिजनेस किया, सिमरन अपने बिजनेस के खर्चे और अपने पर्सनल खर्चे का अलग क्या करेगी, रिकॉर्ड रखेगी। ऐसा नहीं है कि भाई अपने पर्सनल खर्चों को भी अपने बिजनेस के खर्चों में डालो। अपने पर्सनल खर्चे के लिए कोई गाड़ी परचेज किया लेकिन खर्चा दिखा दिया किसका, कंपनी का। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ये ट्रांजैक्शंस इस तरह का कंसेप्ट बोलता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस की, उसको आप अपने पर्सनल चीजों से अलग रखोगे। बिजनेस की ट्रांजैक्शन का बिजनेस का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और अपने पर्सनल अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 4, आगे बढ़े। जी जी सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई मंशा। सर अगर कोई ऐसा करे कि अपने बिजनेस मतलब पर्सनल खर्चे बिजनेस के अंदर शो कर दे तो? भाई देखो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा ना, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है भाई। बिजनेस को उससे लेना नहीं, क्यों बिजनेस अलग है। आप अपना पर्सनालिटी वहां पे क्यों डाल सकते हो? ड्राइंग की फॉर्म में आप दिखा सकते हो कि भाई ड्राइंग थी मेरी, मैंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, वो ड्राइंग है, वो तो स्पेसिफिकली अलग आता है ऐड में। लेकिन आप कुछ मतलब कर रहे हो पर्सनल खर्चे, दिखा रहे हो बिजनेस के खर्चे, तो वो तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हुआ ना, आप कहीं ना कहीं से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो। क्लियर है? कंपनीज एक्ट ने साफ बोला जी है, सर ठीक है। कंपनी एक्ट ने साफ बोला है कि कंपनी का जो भी मालिक वालिक है या कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, अगर कंपनी के पैसे का यूज पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहा है तो इट विल बी लाइबल, ही विल बी पर्सनली लाइबल। वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट आता है, जो भी आपने आई थिंक आपने पढ़ा है, आप पढ़ोगे आगे उसको, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। भाई किसने, आज सिमरन ने तो पढ़ लिया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कि भाई आप पर्सनली लाइबल होंगे हाँ वहां जी। पे, मेंबर, फिर वहां पे आपकी हाँ पर्सनल जी। लाइबिलिटी आएगी अगर आपने इस तरह से किया। फ्रॉडुलेंट के केस सेक्शन 447 में आप लाइबल होंगे फ्रॉड के केस में। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना? मेरी समझ आ गई बात? जी सर। पॉइंट नंबर 5, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या है? कंपनी जो है एक गोइंग कंसर्न है। कंपनी क्या है? इससे गोइंग चलती ऐसी गोइंग रिकॉर्डिंग होगी कंसर्न मतलब। है। इट मीन्स कि भाई मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, लेकिन कंपनी की जो लाइफ है वो चलती रहेगी। और हम जो अकाउंटिंग अपने ट्रांजेक्शन खर्चे जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, कि भाई ये खर्चा जो रेवेन्यू खर्चा हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कंपनी काफी लंबे तक समय तक चलेगी, फ्यूचर में कंपनी आगे चलेगी, तो उसी के बेसिस पे हमारी जो हमारी रिकॉर्डिंग रहती है, जो हमारे रेवेन्यू की, जो हमारे एक्सपेंसेस को जो हम रिकॉर्ड करते हैं एक फ्यूचर पीरियड के लिए, तो वो पूरे का पूरा हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही डिपेंड रहता है। हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती हैं वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर प्रिपेयर होती हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर। जो भी हम रेवेन्यू, जो भी हम फ्यूचर के खर्चे होते हैं ना, जो हमारे दिखाते हैं फ्यूचर के खर्चे, जो भी ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, वो हम किस किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? वो हम रिकॉर्ड करते हैं कि कंपनी फ्यूचर में बिजनेस कंपनी का क्या रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा, अच्छे से कंपनी काम करेगी, अच्छे से अपना बिजनेस चलेगा। तो इसी का ये कंसेप्ट हम लेके पर चलते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। हाँ। 6 कहता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि भाई देखो, अब कैसे पता लगाओगे कि भाई मेरे को 2022-23 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ या नहीं हुआ? जब मैचिंग कंसेप्ट होगा, आप खर्चे तो दिखा रहे हो इस साल के 2023 के,
2022-23 के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के खर्चे तो आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दिखा रहे हो, लेकिन इनकम आप दिखा रहे हो 2021-22 की। क्या ये मैचिंग कंसेप्ट है? इज इट ए मैचिंग कंसेप्ट और नॉट? भाई खर्चे आप दिखा रहे हो 2022-23 के, नो लेकिन सर, इनकम आप दिखा रहे हो 2021-22 की। ऐसा नहीं सर, मैचिंग कंसेप्ट ये कहना चाह रहा तीन है ही कि चीज के सेम ही डेट शो हाँ, करेंगे। कि भाई जिस फाइनेंशियल ईयर के आप खर्चे दिखा रहे हो उसी फाइनेंशियल ईयर की आपकी इनकम होनी चाहिए। आप मैच करोगे, आप कंपैरिजन करोगे किसका, सेम ईयर की इनकम का किसके साथ, सेम ईयर के एक्सपेंसिव के साथ, तभी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगी, एक अच्छा आपको पिक्चर दिखाएगी, आपको एक अच्छा आपका वो बताएगी कि भाई आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी सही से। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि द एक्सपेंसिव रिलेटेड टू द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम पीरियड इन विच द रेवेन्यू वाज ऑर्गेनाइज्ड। By doing this, there is no deferral of expensive recognition into the later reporting period. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे गैप होना चाहिए। भाई खर्चे तो आप कर रहे हो 2021 के, लेकिन दिखा रहे हो आप 2022 के। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जिस ईयर के खर्चे उस ईयर में दिखाओ, जिस ईयर की इनकम उस ईयर में दिखाओ। समझ आ गई? यस सर। हाँ। जी सर, ठीक है। सेवंथ बोलता है मेटेरियलिटी कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है मैटेरियलिटी कंसेप्ट। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक अलग से मैटेरियलिटी कंसेप्ट भी आता है। ये कहता है कि भाई हर एक चीज आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर वो चीज बताओगे जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट आ रहा है, जो चीजें इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। आपके बिजनेस की हर एक छोटी छोटी चीज आप बताओगे। समझ आ गए? जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस की, आपने कोई मर्जर किया, आपने कोई डीमर्जर किया, आपने कुछ भी किया, आपने कोई ऐसी चीज की जिसकी वजह से आपके बिजनेस पे, पूरे के पूरे बिजनेस पे क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है शेयर होल्डर डिसीजन ले उसके बेसिस पे, जिसकी वजह से हो सकता है क्रेडिटर डिसीजन ले। तो आप हर एक, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर का है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप प्रॉपरली बताओगे। समझ आ गए? ऐसी चीज, ऐसे मटेरियल चीजें जो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, रेपुटेशनल, लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको क्या कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। समझ आ गई? क्लियर है? हर एक मटेरियल, हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बिजनेस को जी सर। इम्पैक्ट कर रही है, फाइनेंशियल साइड से लगा लो, इकोनॉमिक साइड से लगा लो, रेपुटेशनल साइड से लगा लो, लीगल एस्पेक्ट्स लगा लो, हर तरह से, तो आप पूरा एक अच्छे तरीके से बताओगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है। कौन कौन से कंसेप्ट है? अप्रूवल कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग एंड मटेरियलिटी कंसेप्ट। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये इवेंट जो है वो किसी स्पेशल बुक में एंट्री करेंगे या फिर उस फाइनेंस? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज नोट्स में आएगी। आप स्पेसिफिकली नोट्स के अंदर, बैलेंस शीट के जो नोट्स बनते हैं उन नोट्स के अंदर अलग से मटेरियलिटी का भी बताओगे। वो नोट बनेगा, नोट में प्रॉपरली आप मेंशन करके आपका चलोगे। ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट में मटेरियलिटी का पूरा कंसेप्ट बताएगा। क्लियर है? समझ आ गए? तो सर वहाँ पे स्टेटमेंट लिख करके फिर हमें बताना पड़ेगा, पूरी स्टेटमेंट लिखना बैलेंस शीट पड़ेगा, के नीचे? रीजन के साथ। कोई भी ऐसी चीज है उसको पूरा स्टेटमेंट के साथ पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? टाइप्स ऑफ अकाउंट। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आज ओके। मंशा, सिमरन,
सर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स हमारे कितनी तरह के होते हैं, बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट अलग अलग तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। हमारी जो अकाउंट बनता है वो टी फॉर्म में बनता है। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। हमें पता है, सारा पता है हमें, है ना। अब अकाउंट्स की आगे बात करते हैं। अब इसको क्योंकि हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है तो ज्यादा इसमें जाएंगे भी नहीं। ये सिर्फ एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। एग्जामिनेशन में इसके बेसिस पे इतना खास नहीं पूछा जाएगा। दिस इज जस्ट बेसिक नॉलेज। सर एक बार बता दो, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। कौन सा बताऊं मंशा? सर पूरा टॉपिक ही वो एकदम से आवाज ही चली गई थी, कुछ अटक गया था, फिर दोबारा रीजॉइन किया। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, एक बार आप देख लेना उसमें से पूरा अच्छे से, ठीक है ना। आपका जो भी डाउट होगा फिर मेरे से पूछ लेना उसमें, ठीक है। आपने कहाँ तक सुना मुझे ये बताओ पहले। जी सर। आपने सुना कहाँ तक है? सर मैंने ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पूरा हो गया था, हाँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रह गया। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट बस अभी वही शुरू, रहेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट तो शुरू हुआ ही है अभी, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने बस इतना ठीक है सर। डिस्कशन किया है कि हमारे अकाउंट कितने तरह के होते हैं। हमारे अकाउंट होते हैं पर्सनल नेचर के होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट कौन कौन से हेलो। होते हैं? पर्सनल अकाउंट भी आगे फर्दर 3 तरह के होते हैं। नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो असेट्स की बात करते हैं, टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इन अकाउंट्स के बारे में एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जो पर्सन के नेम पर होते हैं, हाँ, पर्सन, नेचुरल पर्सन के। सिमरन अकाउंट, मंशा अकाउंट, सौरभ अकाउंट। या किसी कंपनी से, पर्सन में सब कुछ आ जाता है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी जैसे कंपनी होगी रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, या फिर कोई भी एबीसी लिमिटेड अकाउंट, वीडियोकॉन इंडस्ट्री अकाउंट। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल अकाउंट। ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल अकाउंट होते हैं। समझ आ गई? अब क्या होते हैं? देयर कुड बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एज वेल। कुछ होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, जैसे यहां तो मैंने क्या बोल दिया, सिमरन अकाउंट बोल दिया। सिमरन अकाउंट क्या है? ये हमारा है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट जैसे मैंने नाम बोला एबीसी लिमिटेड। एबीसी सिमरन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। एबीसी लिमिटेड अकाउंट क्या है? एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। एबीसी एलएलपी एक आर्टिफिशियल अकाउंट है। कुछ होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करता, वो बात करता है एक ग्रुप की, वो बात करता है एक कलेक्टिवली ग्रुप की। जैसे वो किसी, अगर मैं करता हूं एम्प्लॉय की सैलरी, तो एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय तो नेचुरल होते हैं, बट वो एक सिंगल पर्सन की नहीं बात कर रहा, वो एम्प्लॉइज की बात कर रहा है। जहां पर एक ग्रुप की बात आ जाए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात आ जाए, कलेक्टिव अकाउंट हो जहां पे, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट, वो क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। सैलरी अकाउंट एक एम्प्लॉइज को, नेचुरल पर्संस को रिप्रेजेंट करता है। ये फर्क होता है नेचुरल अकाउंट में और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल अकाउंट होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो होता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। जी सर। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट कौन से हो गए?
जिनको टच किया जा सकता है, जैसे ऐसे टेंजिबल अकाउंट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, और भी तरह की कई अकाउंट होते हैं, है ना। तो ये होती है हमारी टेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल अकाउंट क्या होते हैं, जैसे गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सारे क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं। ब्रांड अकाउंट हो गया कोई, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे इंटेंजिबल अकाउंट होते हैं। समझ आ गई, क्लियर है। और जी सर। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बेसिकली इनकम और एक्सपेंड जो रिलेटेड होते हैं इनकम से और एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंसेस से, ऐसे अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट। अगर आपको ये लिखा हुआ है, अगर आपको ये लिखा हुआ है कि भाई सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अकाउंट, एम्प्लॉई सैलरी अकाउंट, अगर ये लिखा हुआ है एम्प्लॉई इज तो वो रिप्रेजेंटेटिव है। सैलरी, तो वो रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्या कह रहे हो सौरभ, टेंजिबल एसेट क्या मैं कह रहे हो? सर आपने बताया ना वो अकाउंट, टेंजिबल अकाउंट और इंटेंजिबल अकाउंट। हाँ, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल इंटेंजिबल मतलब कि भाई जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप सिर्फ, जिनकी एक वैल्यू होती है, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कंपनी की गुडविल हो गई। कंपनी की क्या होती है, गुडविल, कि भाई नाम है, कंपनी का नाम चलता है। आपने रिलायंस का नाम ले लिया, इट मींस रिलायंस की गुडविल का अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट। अकाउंट। समझ रहे हो बात? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर वो अकाउंट होता है या फिर असेट? मुझे आपकी आवाज पूरी क्लियर अच्छे से नहीं आ रही, या तो मुझे मैसेज करके पूछो कि आप क्या कह रहे हो। अकाउंट, जब लेजर प्रिपेयर करते हैं ना डियर, तो सबके अकाउंट बनते हैं। लेजर में क्या बनते हैं, अकाउंट बनते हैं। हर एक चीज का अकाउंट प्रिपेयर होता है लेजर बुक के अंदर। अब पर्सन का, किसी आपका, जैसे सौरभ का अकाउंट प्रिपेयर होएगा, सौरभ के नाम का लेजर बनेगा, तो सौरभ तो एक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब मान लो इसी तरह से ही गुडविल है, अब गुडविल का अलग से अकाउंट बनता है, गुडविल अकाउंट, पेटेंट, कॉपीराइट। तो ये सारे किस में आते हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जो रियल अकाउंट में आती हैं। टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट। इंटेंजिबल अकाउंट के अंदर आप सारा किसको दिखाओगे, जैसे आपके गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये लेजर, जब आप पहले क्या करते थे, हम 11th क्लास में हम जर्नल एंट्री करते थे, लेजर बनाते थे। हाँ, तो लेजर में काम आता है वो चीजें, लेजर में, क्योंकि लेजर में तो हर एक एंट्री का अकाउंट बनता है ना। तो वहां पे फिर आपका, जैसे आप गुडविल है तो गुडविल का भी आपको लेजर में अकाउंट दिखाना पड़ेगा, तो वो होता है आपका रियल अकाउंट। इस तरह से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है जैसे नॉमिनल अकाउंट, खर्चे, खर्चे आप कर रहे हो, एक एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, तो वो सारा किस में आता है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट में होता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, मुझे बताओगे? पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, तीनों का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात डेबिट करूं, द रिसीवर, क्रेडिट पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द डिबेंचर। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात होती है, एक पर्सन पैसा देता है और दूसरा पर्सन पैसा रिसीव करता है। जो पर्सन पैसा रिसीव करता है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर। मान लो मंशा ने सिमरन को पैसा दिया, तो किस तरह से एंट्री होगी, सिमरन अकाउंट डेबिट, सिमरन अकाउंट डेबिट मंशा अकाउंट क्रेडिट। टू मंशा अकाउंट।
समझ आ गई? टू मंशा अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? नीचे वो आ जाएगी बीइंग अमाउंट जी बीइंग सर। रुपीज दिस पेड बाय मंशा टू सिमर। क्लियर है? समझ आ गई? अब उस जी तरह सर। से आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है कि भाई आप बिजनेस में कोई एसेट लेके आ रहे हो और उसके बदले में पैसा दे रहे हो। जो भी आपको मिला, चाहे वो कैश मिला, चाहे वो कोई भी व्हाट कम्स इन, जो भी रिसीव हो रहा है, जो आ रहा है बिजनेस में, चाहे वो एसेट आ रही है, चाहे वो कैश आ रहा है, उसको आप करोगे डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। समझ आ गया? क्लियर है? अब क्या है, जैसे आपने Yes, कोई sir. जी क्या कार परचेज की, कार क्या की? परचेज की बिजनेस के लिए, और उसके बदले में आपने 20 लाख रुपए पे किया। आप करोगे कार अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का? 20 का। समझ आ गई? बीइंग कार परचेज बाय, जो भी है, Yes. बीइंग कार परचेज इन कैश, बीइंग कार परचेज्ड इन कैश। क्लियर है? तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम खर्चे और इनकम दिखाते हैं। जो हमारे खर्चे होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। जितने भी खर्चे होंगे, जितना भी लॉस होगा उसको Debit. डेबिट करेंगे, और जितनी भी इनकम होगी, जितना भी गेन होगा उसको क्रेडिट करेंगे। Credit all. क्लियर है? समझ आ Yes, गई? sir. अब आता है हमारे पास जर्नल एंट्री। अब पहला हाँ जी। हमारे पास आता है जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल क्या होता है? जर्नल एक बुक होती है, बुक ऑफ एंट्री कहते Book हैं of इसको। accounting. जर्नल को बोला जाता है बुक ऑफ एंट्री। और इसमें किसकी एंट्री करते हैं? जितनी भी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको चोरोलॉजिकली ऑर्डर लिखो, टाइमली। चोरोलॉजिकली का मतलब होता है टाइमली मैनर में। भाई जो भी एंट्री Timely. हुई, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती है, उस ट्रांजैक्शन को साथ के साथ क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है। समझ आ गई? कोई डाउट? Yes, sir. जी सर। ओके, No, sir. ठीक है। तो ये होता है जर्नल। जर्नल की पूरी एक बुक होती है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन को करने को बोलते हैं जर्नलाइजेशन। और जो भी एंट्री आप करते हो उसको बोलते हो बिजनेस की। इसमें सारी किसकी, कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। एडवांटेज क्या होता है जर्नल एंट्री बनाने का? आप टाइमली मैनर में रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हो। टाइमली रिकॉर्ड होता है, जो भी होता है टाइमली रिकॉर्ड होता है। हर एक चीज को आप डे टू डे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हो। एरर, जब आप सारी चीजों को, आपने कोई सेल की, परचेज की, साथ के साथ आप एंट्री कर रहे हो, तो उससे क्या हो जाता है? मिनिमाइजेशन हो जाता है एरर्स का। एरर होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नरेशन, पूरा हर एक ट्रांजैक्शन का नरेशन देखो, जैसे हम करते हैं ना, बीइंग गुड सोल्ड टू राम, तो ये क्या होती है? नरेशन होती है। तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी आप एंट्री के अंदर देते हो। और जर्नल हमें फाइनल अकाउंट, जो हमारे ट्रायल बैलेंस होते हैं, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में हमारी क्या करती है? जर्नल मदद करती है। समझ आ गई? कोई डाउट? क्लियर है? जी सर। हाँ। नो। Yes, sir. यस सर। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल बुक। जर्नल बुक किस तरह से होती है? जर्नल बुक इस तरह से होती है हमारी। डेट आती है, पर्टिकुलर आता है, वाउचर नंबर आता है, लेजर फोलियो नंबर आता है, डेबिट अमाउंट आता है, क्रेडिट अमाउंट आता है। समझ आ गए? डेट बताओगे, डेट वाले कॉलम में आप पूरा डेट जी बताओगे सर। किस दिन ट्रांजैक्शन हुई। पर्टिकुलर्स के अंदर बताओगे कि भाई क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, नेम ऑफ द अकाउंट, जो डेबिट हुआ, और नेम ऑफ द अकाउंट जो क्रेडिट हुआ, ये बता दोगे पूरा। वाउचर नंबर बता दोगे कि कौन सा वाउचर नंबर है। ये हैज पर
पूरे का पूरा वो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से है। हम जो 11th में करते थे हम नॉर्मली लिख देते थे दिस अकाउंट टू दिस अकाउंट। एनसीईआरटी के बुक में अब तक कुछ भी अपडेशन नहीं है, वो पुराने तौर तरीके चल रहे हैं। लेकिन अब जो हैज पर द अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्री का प्रॉपर्ली वाउचर नंबर भी होता है, लेजर फोलियो नंबर भी होता है। समझ आ गई? जी सर। अब वाउचर, भाई जो भी आपका वाउचर नंबर है वो वाउचर नंबर नहीं, वाउचर होते हैं ना, अलग अलग वो इनवॉइसेस होते हैं, इनवॉइस नंबर। आप कोई जी जगह सर। आप एंट्री कैसे करते हो? मान लो आपने कोई माल परचेज किया, आप दुकान पे गए, दुकान से कोई माल परचेज करके लाए, आप बिजनेस करते हो मान लो, और आपने बिजनेस पर्पस के लिए कहीं दूसरे शॉप से माल परचेज करके लाए, उसने आपको बिल दे दिया, वो बिल नंबर की आप वाउचर नंबर की एंट्री डालोगे ना कि भाई ये जी वाउचर सर। नंबर है, ये बिल नंबर है। जी सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो नंबर क्या होता है कि भाई आपके लेजर बुक के अंदर जो भी लेजर फोलियो नंबर होगा उस नंबर को आपको रेफर करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि इस पेज नंबर पे मेरा ये अकाउंट है। वो कैसे पता चलेगा? जो आपने ये एंट्री करी है यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे लेजर फोलियो नंबर का पेज, कि भाई मेरे जो लेजर अकाउंट की बुक है वहां पे पेज नंबर 7 के ऊपर, मान लो मेरा परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट का लेजर मेरा लेजर बुक पे क्या है, 7 नंबर पे, वहां पे आप पेज नंबर रेफर करोगे और आप फिर बाद में दिखाओगे कौन कितना अमाउंट आपका डेबिट क्रेडिट हुआ। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक तो मुझे बताओ। नो सर। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर डेफिनेशन क्या हाँ सौरभ, क्या कह रहे हो? सर? हाँ जी, सर एक बार हाँ मैसेज करो सौरभ, क्या बोल रहे हो? सर मैसेज मैंने किया, आप एक बार मैसेज देख। एक मिनट यार, कहाँ पे मैसेज किया आपने? नहीं अभी रिसीव हुआ नहीं मेरे मैसेज, और मैं चेक करता हूँ। सर लेजर फोलियो का वो डेफिनेशन पूछ रही है। लेजर फोलियो होता है जो, वो एक्सेप्ट क्या है, लेजर फोलियो नंबर जो उसकी होता डेफिनेशन है क्या है? उसका कोई वो नहीं होता। लेजर अकाउंट जो होता है, जब आप लेजर, अभी हम लेजर पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा। लेजर बुक जो होती है, लेजर बुक का मान लो क्या होता है, फोलियो नंबर 1, लेजर फोलियो नंबर 1, फोलियो नंबर 1 मतलब आपका कि भाई यहाँ पे सेल अकाउंट है आपका, सेल अकाउंट आपका कौन से उस पे बना हुआ है, फोलियो नंबर 1, मतलब जिस आप बता दोगे कि भाई आपका लेजर का, लेजर बुक के अंदर पहला अकाउंट कौन सा है, F1 मतलब फोलियो नंबर 1 सेल अकाउंट, लेजर F2 फोलियो नंबर 2 मतलब आपका कोई परचेज अकाउंट बना हुआ है। ये फोलियो नंबर होते हैं हर एक अकाउंट के, क्योंकि लेजर अकाउंट के अंदर तो काफी सारे अकाउंट होते हैं ना, लेजर बुक के अंदर तो काफी सारे अकाउंट होते हैं, और हर एक अकाउंट को एक फोलियो नंबर दे दिया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन कर पाए कि भाई जो ये कैश अकाउंट है ये कौन से फोलियो नंबर है। फोलियो नंबर का मतलब होता है कि पेज नंबर रेफर करना, एक तरह से कि भाई एक तरह से क्या होता है कि ये फोलियो नंबर कौन से पेज पे है लेजर बुक में। क्लियर है? सर लेजर चैनल के बाद बनती है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें बेसिकली रेफरेंस देते हैं हम पेज की, कि भाई लेजर बुक के अंदर हम रेफरेंस देते हैं पेज की कि भाई इस कौन से पेज के ऊपर हमारा ये अकाउंट बना हुआ है लेजर बुक में स्पेसिफिकली। सर लेजर तो हम इसके बाद बनाते हैं। वो बनाते हैं, लेकिन साथ के साथ हमें, जैसे हमारी एंट्री हुई, एंट्री में हम लेजर बुक भी तो हमने प्रिपेयर कर रखी होगी ना, हमारे पास लेजर बुक तो होगी। अकाउंट तो देखो क्या होता है, अभी एक एक आपने एंट्री कर दी, फिर भी हम बना लेते हैं। वो तो बनाना अलग होता उसके है। बाद लेजर बुक क्या होती है, लेजर बुक तो मतलब होता है कि पूरी बनी बनाई बुक मिलती है आपको, उसके अंदर काफी सारे अकाउंट होते हैं, काफी सारे, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और अभी तो क्या हो गया, अभी 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 बुक वो वैसे थोड़ी रही है, फिजिकल बुक थोड़ी रही है, अब तो टैली आती है पूरी,
अब टैली में पूरा आपको पता होता है कि मेरा कौन सा टैली में कौन से पेज के ऊपर मेरा अकाउंट प्रिपेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर में पता ही होता है सारा। और ये सारे का सारा अब सारा टैली में तो ये अपने आप ही प्रीफिल होके आ जाता है। हाँ, टैली में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सारा सिस्टमेटिक होता है, वो सारा प्रीफिल होके अपने आप आ जाता है, वो अपने आप उठा लेता है कि भाई लेजर अकाउंट में ये फोलियो नंबर है। समझ गए मेरी बात? हाँ, जी सर, ठीक है। आगे बढ़े। अब जर्नल एंट्री दो तरह की होती है। जर्नल एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जर्नल एंट्री और एक होती है स्पेशल जर्नल। एक होती है जर्नल एंट्री, एक होती है स्पेशल एंट्री। जर्नल एंट्री में जैसे आपकी कौन कौन सी आती है, कैश बुक, परचेज, सेल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। यानी मतलब रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, ये होता है सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। और स्पेशल एंट्री क्या होती है, स्पेशल एंट्री में आपकी काफी वो आती है, सॉरी हाँ, जर्नल एंट्री क्या होता है, स्पेशल एंट्री, ये सारी स्पेशल एंट्री होती है। ये आपकी क्या होती है, ये सारी की सारी आपकी स्पेशल एंट्री होती है। 1 2 3 4 5 6 7 7 एंट्री को छोड़ के बाकी आपकी सारी क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है। 7 एंट्री आपकी स्पेशल होती है, कैश, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। ये आपकी क्या होती है, ये स्पेशल एंट्री होती है। बाकी सारी आपकी जर्नल एंट्री होती है। समझ आ गई? जी सर। जर्नल एंट्री के अंदर जो जर्नल होती है, जो जर्नल बुक होती है, उसके अंदर क्या होता है, दिस बुक कंटेन चरोनोलॉजिकल का मतलब होता है टाइमली रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन का। जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको साथ के साथ ये क्या कर लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है। दिस बुक रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शन व्हिच occur so infrequently that they do not warrant the setting up of special journal। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जर्नल के अंदर क्या होता है, इस वाली के अंदर क्या होता है, इनफ्रीक्वेंटली जो ट्रांजैक्शन होती है। अब जैसे कैश की ट्रांजैक्शन कैसे होती है, फ्रीक्वेंट होती है ना, कैश आता रहता है, जाता रहता है, आता जाता जाता रहता है। तो अगर हम उसको जर्नल लेजर में रिकॉर्ड करना शुरू करें तो वो हमारी जो है अलग से वो बुक पता है कितनी लंबी बन जाएगी। तो क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो फ्रीक्वेंट होती है बिजनेस में। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, बार बार आपको एंट्री करनी पड़ रही है। परचेज कर रहे हो, रोज की रोज माल बेच रहे हो, अपना बार बार एंट्री करनी पड़ रही है। सेल कर रहे हो, बार बार सेल कर रहे हो, वो उसके लिए फिर आपको अलग से स्पेशल जर्नल, उसको कैश बुक अलग से मिलती है, परचेज बुक अलग से मिलती है। एक होती है जर्नल बुक, एक होती है स्पेशल बुक। स्पेशल बुक में आपको एक कैश बुक अलग से मिलती है जिसमें आप सिर्फ कैश की जर्नल एंट्री करते हो। परचेज बुक के अंदर आप सिर्फ परचेज की एंट्री करते हो। सेल बुक के अंदर आप सिर्फ सेल की एंट्री करते हो। रिटर्न इनवर्ड के अंदर आप परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड के अंदर आप सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल के अंदर आप जो जिसकी बुक है उसी के अंदर आप सिर्फ उसके रिलेटेड ही जर्नल एंट्री करते हो। इनको सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है, इनको मेन बुक बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक। और इनको छोड़ के जो दूसरी चीजें होती हैं उनकी एंट्री आप जर्नल बुक के अंदर करते हो। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। खुश हो या नहीं हो? यस सर। मजा आ रहा है? अब सब्सिडरी बुक क्या होती है? सब्सिडरी बुक जिसके अंदर हम स्पेशल क्या करते हैं, एंट्री, जो स्पेशल जर्नल बुक होती है, सब्सिडरी बुक इन्हें बोला जाता है, जो स्पेशल जर्नल बुक होती है जिनके अंदर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन की जाती है। कैश की ट्रांजैक्शन सारी की सारी कैश बुक के अंदर होती है,
परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज बुक के अंदर होती है। तो वो क्योंकि हमारी क्या होती है, एक होती है मेन बुक। मेन बुक में अब जैसे बार बार कैश आ रहा है, आप परेशान नहीं हो जाओगे मेन बुक में एंट्री कर करके, तो कैश की अलग से बुक दे दी जाती है कि भाई कैश की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्डेड कर दो, और जो भी महीने की एंट्री होती है पूरा टोटल उसका इसमें दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, ताकि एक बार में ही मेन बुक के अंदर सारा टोटल दिखा दो आप पूरा, दिक्कत ना हो। समझ गए हो कि भाई मान लो आज क्या था हमारा, आज दिन क्या था, जैसे मान लो आज हमारी 23 अगस्त थी। 23 अगस्त पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपकी 50 ट्रांजैक्शन हुई कैश की। तो मेन बुक में 50 ट्रांजैक्शन ना दिखाकर कैश बुक में आपने सारा दिखाकर उस 23 अगस्त की टोटल करके एंट्री को मेन बुक में डाल दिया, तो इसको सब्सिडरी बुक बोला जाता है। इसलिए समझ आ गई मेरी बात? जी सर। इसलिए इसको सर प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक बोला जाता है, जो मेन बुक होती है। प्रिंसिपल बुक जो जर्नल होती है, जर्नल बुक, जर्नल बुक, स्पेशल बुक। स्पेशल बुक के ठीक है, अंदर इसको बोला स्पेशल सब्सिडी, एंट्री ठीक आती है। है। याद रखना, स्पेशल बुक के अंदर स्पेशल एंट्री आती है, जिसको सब्सिडरी बुक भी बोला जाता है, जिसके अंदर हम, इसमें फर्क क्या होता है जर्नल बुक के अंदर और स्पेशल बुक के अंदर? स्पेशल बुक में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती है, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती है। एक दिन में एक जैसी हो सकता है 100 ट्रांजैक्शन हो। एक दिन में आपने 100 लोगों को माल बेचा, क्या एक दिन में अलग अलग एंट्री मेन बुक में थोड़ी करोगे? थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। आप अलग से परचेज बुक में एंट्री करो, उसका टोटल निकालो और मेन बुक में डाल दो कि भाई आज के दिन मेरी इतनी टोटल परचेज हुआ। समझ रहे हो? क्लियर है? यस सर। हाँ, कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं आगे बढ़े। नो सर। चलो, तो इस तरह से होती है। जर्नल बुक के अंदर होती है इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन। इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन कैसे होती है? जैसे आपने क्या किया, कोई बराबर नहीं। हर में, जैसे क्या होता है, सैलरी रोज थोड़ी आती है, सैलरी आप रोज थोड़ी पे करते हो। तो सैलरी इनफ्रीक्वेंट होती है, मंथ में एक बार होती है, तो इसके अंदर जर्नल बुक में जाएगी। और भी कई खर्चे होते हैं, रेंट पे करते हो, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग बोल सकते हैं। रेंट रोज थोड़ी पे करते हो। रेकरिंग। हाँ, तो ये जर्नल बुक में एंट्री होती है इसकी। तो ये इस तरह से होता है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? कोई डाउट? यस। चलो आगे बढ़े। जी सर। अब बात करते हैं सारी कैश सर और कोई डिफरेंस है इन दोनों में? कोई और? क्या कह रहे हो सिमरन? इन दोनों में कोई और डिफरेंस है दोनों बुक्स में? नहीं, इनमें भी बेसिकली यही डिफरेंस है। स्पेशल बुक में और जर्नल बुक में यही डिफरेंस है, क्योंकि स्पेशल हमें क्यों रखना पड़ता है? स्पेशल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि नहीं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली होती हैं, बार बार होती रहती हैं। कैश आपको, आप बिजनेस कर रहे हो, आप दुकान खोल के बैठे हुए हो, आप ऐसे थोड़ी है कि एक ही बार में कैश आएगा आपके पास। सुबह से लेकर रात तक आपको कैश देना भी पड़ता है, कैश लेना भी पड़ता है। तो पूरे दिन का फिर आप एक कैश बुक के अंदर एंट्री करके और उसका टोटल निकाल के, उसका टोटल आप कहाँ डालते हो? फिर जर्नल बुक में डाल देते हो कि भाई आज पूरे दिन की मेरा कैश इतना है, तो वो आता है टोटल। बाकी जो डेली का, जो बार बार हर एक दिन की पूरी, आप एक दिन की एंट्री 100 दिखा रहे हो, कैसा लगेगा जर्नल बुक में? भाई ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो कंफ्यूजन ना करने की पर्पज से अलग से बुक बना दी। भाई पहले अलग से वर्किंग कर लो अपनी कैश बुक की, जो टोटल आ रहा है वो मेन में डाल दो उस तारीख का। जो आपने जितना माल बेचा पहले पर सेल बुक में उसकी एंट्री कर लो, और जो टोटल आएगा उसका जर्नल बुक में दिखा दो। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते यस हैं। सर। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास सारी की सारी जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, उनकी एंट्री होती है कैश बुक के अंदर।
जितनी भी क्रेडिट परचेज होती हैं उनकी एंट्री होती है परचेज बुक के अंदर। जितनी भी क्रेडिट उधार में सेल होती है उनकी एंट्री होती है सेल बुक के अंदर। जितने भी परचेज रिटर्न है उसको आप रिटर्न आउटवर्ड में दिखाओगे। जितने भी सेल रिटर्न है उसको रिटर्न इनवर्ड में दिखाओगे। जितने भी बिल पेबल है उसको आप बिल रिसीवेबल बुक में दिखाओगे। सॉरी, बिल रिसीवेबल है जो उसको बिल रिसीवेबल बुक में दिखाओगे। जितने भी बिल पेबल है उसको बिल पेबल बुक में दिखाओगे। और बाकी सारी जो इनसे अलग कोई भी ट्रांजेक्शन है वो सारी जर्नल प्रॉपर के अंदर जो आपकी जर्नल बुक है उसमें दिखाओगे। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ। अब कैश बुक की मैं बात कर लेता हूँ पहले। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैश बुक का। हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है। छोटी क्लास मतलब हमारा बचपन 11वीं क्लास, जहां से हम पैदा हुए थे। कैश बुक, हम जब कैश बुक हमने पढ़ा कि भाई कैश बुक के अंदर जितना भी हमें कैश मिलता है या जितनी भी कैश में हम पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री करते हैं कैश बुक के अंदर। कैश बुक इज अ प्रॉपर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है फर्स्ट टाइम सारी की सारी रिकॉर्डेड की जाती है कैश बुक के अंदर। The cash book is larger in the sense that it is designed in the form of cash account and record cash receipt on the debit side and cash payment on the credit side. कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, डेबिट साइड के अंदर जितनी भी कैश की रिसिप्ट्स हैं उसको ऐड करते हैं और जितनी भी कैश की पेमेंट है उसको क्या करते हैं क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अलग अलग तरह की कैश बुक होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश की कितनी कॉलम होती है, एक ही कॉलम होती है, सिर्फ कैश कैश की कॉलम होती है। एक और हाँ। डबल कॉलम कैश बुक के साथ हो सकता है बैंक का कॉलम आ जाए। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश के साथ बैंक या डिस्काउंट का कॉलम आ जाए। पढ़ते थे ना हम पहले। हम करते थे ना पहले ऐसे। सिंगल कॉलम कैश बुक की है उसमें सिर्फ कैश कैश की जी सर। कॉलम होती है। डबल कॉलम कैश बुक में या तो कैश या डिस्काउंट की का आ सकता है या कैश या बैंक का भी आ सकता है कॉलम। मल्टी कॉलम कैश बुक में हो सकता है कि भाई क्या पता कोई और कॉलम भी आ जाए। और पैटी कैश बुक होता है जिसमें छोटे छोटे खर्चे आते हैं कैश के। पैटी मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 रुपए के खर्चे, वो होता है पैटी कैश बुक। इसके अंदर हम छोटे छोटे खर्चे ऐड करते हैं, मिनिमम 10-10, 20-20, 100 रुपए के खर्चे। ये होता है पैटी कैश बुक। समझ आ गई मेरी बात? कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी कोई आ रही हो तो मुझे बताओ। नो सर। अभी भी बता सकते हो। अब जैसे क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, कैश कैश दिखा रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश दिखा रहे हैं और डिस्काउंट वाला कॉलम आ रहा है। हो सकता है कैश पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना, कैश पे डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हो सकता है उस रूल को नहीं फॉलो करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट उस क्या, रूल को फॉलो नहीं करेंगे हम, डेबिट क्रेडिट को हाँ जर्नल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वो नहीं फॉलो करेंगे एंट्री। क्या कह रहे हो सिमरन, मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। हम एंट्री जैसे हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल में हम एंट्रीज नहीं लिखते, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो हाँ, एंट्रीज नहीं वो तो डिपेंड करेगा ना आपके अकाउंट के ऊपर, आपका अकाउंट किस टाइप का है। आप रूल ऑफ अकाउंट लगाओगे। आपका अगर पर्सनल एंट्रीज अकाउंट हुआ, आएंगे। आपका अगर पर्सनल अकाउंट जैसे कोई भी पर्सन का अकाउंट है ना, तो वो अलग बात है। उसमें कैश वाला, कैश के अंदर जैसे क्या है, रिसीवर मतलब कैश आया, जिसने रिसीव किया कैश आया उसको डेबिट करेंगे ना। वही तो हम कह रहे हैं कि कैश जिसने रिसीव किया, जिसने रिसिप्ट की कैश की, वो डेबिट हो कैश जाएगा। अकाउंट डेबिट टू हाँ परचेज अकाउंट हाँ और टू सेल्स अकाउंट। अगर हम हाँ। ऐसे लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर हाँ, तो वो एंट्री ही हुई। कौन सी कह रहे हो? जैसे कैश अकाउंट डेबिट हाँ टू सेल्स अकाउंट, हाँ
कैश अकाउंट डेबिट, उसको हम एंट्री डालकर नहीं लिखेंगे? कैश उसमें क्या होगा, देखो क्या होता है, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट हमेशा जो आएगा वो सिर्फ क्रेडिट के बेसिस पे आएगा, कभी भी कैश और सेल एक साथ नहीं आएगा। सेल हमेशा क्रेडिट पे आता है उधार माल में। अगर आपने नगदी माल बेचा है तो कैश आएगा, साइड में हो सकता है कोई नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम, है ना। अगर किसी पर्सन तो का फिर नाम, इसमें कैश लिखना कौन सा है फिर कैश बुक में? तो कैश बुक में अगर आपने कैश किसी को दिया है तो उसकी क्रेडिट एंट्री करोगे, अगर आपको कैश लिया है तो उसकी डेबिट एंट्री करोगे कैश बुक के अंदर, समझ रहे हो। कोई पेमेंट रिसीव हुई? हाँ, कोई पेमेंट रिसीव हुई तो उसकी कैश की। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं अगर अपने बिजनेस की जर्नल एंड कैश बुक में एंट्री करूंगा, मेरे से कैश आ रहा है तो मेरी अकाउंट में कैश बुक में मेरा क्या आएगा, मेरा तो डेबिट होगा ना। वो अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा ना मेरे कैश बुक के अंदर, अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो क्रेडिट होगा ना वो, तो जी, अपने बट पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू द जर्नल के रूल के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज नहीं डालेंगे। मुझे हाँ, इस चीज में कंफ्यूजन कि एंट्रीज क्यों नहीं डालनी इसमें। एंट्री, ये भी एंट्री है, ये वो मत सोचो आपकी बुक है ये कोई, ये एंट्री है, इसकी एंट्री आप पहले जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं ना, समझ रहे हो बेटा, जो हम नॉर्मल एंट्री हाँ करते जी, हैं, नॉर्मल एंट्री जो कैश की जितनी भी एंट्री होंगी वो पहले लोग, ये भी एंट्रियां हो रही हैं कैश की। ठीक है। हाँ, ये अलग से एंट्रियां हो रही हैं। और सौरभ क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, जब कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट आएगा आई विल एक्सप्लेन द सेम, ठीक है सौरभ। और बाकी ये भी एंट्री है, ये कोई वैसी नहीं है, ये भी पूरी एंट्री है, कैश की आप पूरी अलग से एंट्रियां कर रहे हो। जब प्रैक्टिकलिटी में घुसेंगे आपको समझ आएगा ठीक कि है, हाँ। ठीक है सर। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, जैसे कैश, बैंक, डिस्काउंट। और मल्टी कॉलम हो सकता है, क्या पता कैश की काफी सारी वो हो, तो ये होती है हमारी सारी की सारी कैश बुक की टाइप्स होती है, ये कैश बुक की होती है। समझ आ गई यहाँ, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे का। जैसे परचेज बुक होगी, जितनी भी नो आप सर। क्रेडिट परचेज करते हो, नो सर। हाँ, क्रेडिट परचेज, उधार में आपने माल परचेज किया, ऐसी कैश बुक भी ऐसी बनेगी? हाँ, क्या कह रहे हो मंशा। हाँ, आगे बढ़े, परचेज बुक पे चले। परचेज बुक में जितना भी आप उधार में माल खरीदते हो, उधार में जितना भी आपने माल खरीदा, उस सारे के सारे, अगर कैश परचेज हुआ है तो उसकी एंट्री जाएगी कहां पे, कैश परचेज किया है उसकी एंट्री आप करोगे, देखो क्या होता है, उसकी एंट्री करोगे कैश के अंदर। लेकिन आपने क्रेडिट परचेज किया है उसकी एंट्री आप करोगे परचेज के बुक के अंदर। पहले परचेज बुक के अंदर अपनी पूरी एंट्री कर लो और परचेज का पूरा टोटल निकाल लो कितना है, और उसको फिर अपनी नॉर्मल उसमें दिखा दो। ऐसे ही जितना उधार की जितनी भी एंट्री है, उधार में आपने सेल किया माल, तो उधार की जितनी भी सेल होगी वो सारी सेल बुक के अंदर शो करेंगे। समझ आ गई। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सेल बुक में क्या करेंगे? आपकी आवाज कट गई थी। सेल बुक के अंदर क्या करेंगे, जो सेल डे बुक होती है, सेल डे बुक क्या होता है भाई, सेल डे बुक एक दिन के अंदर एक ड्यूरेशन, जैसे 23 तारीख थी, सेल डे बुक में आज की क्या एंट्री हुई होगी भाई, जितना भी आज आपने उधार में माल जो है बेचा, पहले उसकी एंट्री सेल डे बुक में होगी सारी। आप बताते रहोगे कि मैंने माल किस किस को बेचा, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, अमाउंट प्रॉपर डालोगे, है ना, और उसका पूरे का पूरा रिमार्क्स डाल के उसकी एंट्री करोगे पूरा, पहले तो सेल के रिगार्डिंग जितनी भी उधार माल आपने की, फिर उसका क्या करोगे, टोटल कर लोगे कि भाई पूरी सेल इतनी है मेरी आज की, और इस पूरी सेल की फिर आगे जर्नल बुक के अंदर आप पूरी अच्छे से क्या कर दोगे, और जब आप इसको कहाँ लेके जाओगे, फिर आप पूरा, फिर लेजर में जब आप सेल अकाउंट बनाओगे तो उसका पूरा आप टोटल दिखाओगे वहां पे। ये होती है सेल बुक की पूरी एंट्री आपकी सेल बुक के अंदर। ठीक है सर। समझ आ गई।
अच्छा, पैडी कैश बुक की कैसे होगी? पैटी कैश बुक के अंदर क्या आता है, पैटी कैश बुक के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे खर्चे, कई बार खर्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, कोई भी डेली का कोई रूटीन के छोटे छोटे से खर्चे हो गए, कोई भी आप पैटी कैश कर रहे हो, जैसे पैटी कैश किया बिजनेस में, आपने किसी को एम्प्लॉय को ट्रीट दे दी, ट्रीट कर दिया एम्प्लॉय को ट्रीट दे दी, कोई छोटी मोटी एम्प्लॉय को पार्टी दे दी, वो खर्चे, कोई आपको कोई छोटी मोटी इनकम रिसीव हुई, कोई छोटा मोटा खर्चा रिसीव हुआ, इतने पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए आप अलग से पैटी कैश बुक में डालोगे उनके खर्चे, बड़े उसमें ना डाल के छोटे उसमें डालोगे, समझ आ गई? अब ये कैश बुक ये सेल क्यों भाई, जी क्या सर, ठीक है। कहीं क्या पता एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, रिलायंस जैसी तो डेली की लाखों ट्रांजैक्शन करती है सेल की, तो वो अब जब एक बार में एक दिन की लाख ट्रांजैक्शन करके दिखाएगी, तो भाई तो पागल हो जाएगी ना एकदम से, क्या सी क्या है समझ नहीं आता, तो अलग से बुक में कर लो, टोटल दिखा दो कि भाई आज कितनी हुई है सेल, बस वो पर्पज है इसका, कि ताकि कोई ठीक है कंफ्यूजन सर। ना क्रिएट हो। क्लियर है? जी यस सर। सर। कोई डाउट है इस बारे में, या फिर हम आगे बढ़े? नो सर। हाँ, जी सर। आगे बढ़ते हैं। जितनी भी अदर सब्सिडरी बुक, रिटर्न इनवर्ड, जितनी भी क्या है आपकी सेल रिटर्न की एंट्री है, आपने माल बेचा, आपका माल वापस आ गया, सेल रिटर्न, उसके लिए आप रिटर्न इनवर्ड प्रॉपरली एंट्री पूरा परचेज करोगे। इसके अंदर सारा क्या आता है, कस्टमर को आपने जो भी माल बेचा और वो कस्टमर से आपको रिटर्न बैक आ गया, वापस आ गया, तो उसकी एंट्री इनवर्ड बुक के अंदर डालोगे सारी की सारी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिटर्न बुक के अंदर डालोगे, पूरा रिटर्न बुक के अंदर डालोगे, इनवर्ड रिटर्न में। आउटवर्ड रिटर्न के अंदर परचेज रिटर्न, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट मच रेलिवेंट, इतना रेलिवेंट नहीं है, बट अकाउंटिंग की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पढ़ना है, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट आएगा वो इस पे हमें पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, बताओ रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, बताओ रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, एंट्री उंट्री करने का कुछ नहीं आएगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसकी एंट्री करके बताओ, एंट्री करने का कुछ नहीं आएगा, दिस इज टोटली फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरेटिकल है ये पूरा, आपसे थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा आपसे कि इनकी एंट्री करके बताओ, नहीं आएगा, वो बच्चों के थे, वो नहीं आएगा, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते सीएस में, वो लेवल ही नहीं है सर सीएस जो का। हाँ जी सर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली थोड़ा हमें पूछते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, जहाँ फिर मैंने देखे थे क्वेश्चन पेपर उसमें थोड़ी देखो सिचुएशनली डायरेक्टली भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सिचुएशनली नहीं आते, डायरेक्टली भी आते हैं, सिचुएशन बेस्ड भी आते हैं, और कॉर्पोरेट अकाउंट वाली बुक में बेसिकली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ही मिलेंगे। बेस्ड आने के कितने चांसेस होते हैं? जो आपका ये थ्योरेटिकल, जो आपका ये प्रैक्टिकल पेपर है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला, ठीक, इसमें कॉर्पोरेट में मोस्टली आपको इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी के, यस, कि इसको इलैबोरेट करो, इसको बताओ, ये करो, आपको पूछ लेंगे उसमें, ठीक है ठीक है ना? इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा जी। थ्योरी में। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो लो के कितने आते का हैं, आ सकते हैं, लो उसके के चांसेस कितने होते सिचुएशन हैं? सिचुएशन बेस्ड पेपर हमेशा लॉ लो के का आते आपको हैं। मिलेगा, सिचुएशन बेस्ड पेपर हमेशा आपको लो का सेटिंग अप मिलेगा। बिजनेस के आते हैं, सेट के। आगे बढ़े। हाँ, जैसे सेटिंग अप वो बिजनेस हो गया, यस जैसे कंपनी लो हो गया, जैसे जीआईजीएल हो गया, इसमें आपका सिचुएशन बेस्ड रहेगा, इसमें आपका 80% पेपर सिचुएशन बेस्ड पे ही आएगा। सिचुएशन तो फिर बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, सिचुएशन क्या पता, कई बार ना सिचुएशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो ना, सिचुएशन आपको क्वेश्चन का हिंट दे देती, आंसर का हिंट दे देती है कि भाई ये चीज है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ा हो। आगे ठीक, बढ़े। हाँ जी
जी सर। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, किन्हें बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल्स, बताओगे? जो चीज हमें डेटर्स जो रिसीव करना है, बिल्स डेटर्स को बोलते हैं। रिसीवेबल मतलब जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स, हाँ जी। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है जो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनको हमने उधार में माल बेच रखा है, डेटर्स। उन डेटर्स का भी अलग से पूरा क्या बनाया जाएगा, रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाएगा। डेटर्स का पूरा अकाउंट अलग से बुक्स प्रिपेयर की जाएगी, और इसी तरह से क्रेडिटर्स की अलग से पूरी एंट्री होगी।